प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप लोगों का प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लग गए होंगे। तो फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का क्लास, जिसमें हम लोग क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता का फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। आप लोग क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास का सिलेबस को जानने के बाद ये डिमांड कर रहे थे कि सर फाइनली क्लास कब से ले रहे हैं इतिहास का यानी हिस्ट्री का, यानी चैप्टर नंबर 1 की क्लास आप कब से ले रहे हैं। तो आप लोगों की इंतजार की घड़ी अब समाप्त होती है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग फाइनल एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं क्लास 12th हिस्ट्री यानी इतिहास के चैप्टर नंबर 1 का, जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां। और ये जो चैप्टर है बहुत ही लाजवाब चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। जब आप चैप्टर को समझ लेते हैं, जब आप इस चैप्टर को अच्छा तरह से समझ लेंगे तो बाकी सब चैप्टर आपके लिए आसान बन जाएगा। प्यारे बच्चों, जब आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन को जो थ्योरी है उसको अच्छा तरह से याद कर लेते हैं, तो ये चैप्टर से जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव, वो क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, बिल्कुल इजी वे में आप हल कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले चैप्टर को एक्सप्लेनेशन को समझना है, यानी सबसे पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको हम पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कराते हैं। ये होता है सिस्टमेटिकली तैयारी करने का तरीका। अब आपका एक सपना है इंटर में कि आप इंटर में 450 प्लस अंक लेके आना चाहते हैं, यानी 450 प्लस ड्रीम आप लेकर के चल रहे हैं। तो ये सपना आपका कैसे पूरा होगा? ये सपना इस तरह से पूरा होगा, आप जो इंटर में 5 विषय रखे हैं, 5 सब्जेक्ट रखे हैं, तो पांचों सब्जेक्ट में बराबर समय देना पड़ेगा आपको, यानी अच्छी तरह से पांचों सब्जेक्ट में पकड़ बनाना पड़ेगा। जब आप पांचों सब्जेक्ट में अच्छा पकड़ बना लेंगे, अच्छा तैयारी कर लेंगे, तो आपका जो सपना है 450 प्लस, वो सपना आसानी से पूरा होगा और अच्छी तरीके से आप बेटर से बेटर अंक ला करके इंटर में पास हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो आपका इतिहास सब्जेक्ट है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ही अच्छा से समझ में आएगा और इस सब्जेक्ट में इतना बेटर तैयारी हो जाएगा कि इसमें आप 90 प्लस 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। यानी अगर आप अच्छा से समझ देंगे इस चैप्टर को, यानी इस सब्जेक्ट को, तो आपका स्कोर जो है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में 95 प्लस बन सकता है, बशर्ते ये है कि आपको ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। तो फाइनली आज हम लोग चैप्टर 1 का शुरुआत कर रहे हैं और मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा क्लास को देखिएगा। जब पूरा क्लास को देखिएगा, पूरा थ्योरी को समझ जाइएगा, तब आप चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बोर्ड एग्जाम में जाके बना सकते हो। अन्यथा इस चैप्टर का अगर क्वेश्चन आंसर इधर उधर वीवीआई वगैरह रट लिए, हो गया चैप्टर कंप्लीट, तो फिर आप जो सपना लेके चल रहे हैं 400 प्लस का, 450 प्लस का, तो वहां 400 प्लस के 300 भी लाना मुश्किल हो जाएगा वीवीआई वगैरह करके। इसलिए पहले सिस्टमेटिकली पढ़िए, पहले एक्सप्लेनेशन पढ़िए, फिर उसका सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर उसका टेस्ट देकर के फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़िए। ये नहीं कि थोड़ा यहां पढ़ लिए, थोड़ा यहां, थोड़ा यहां। एक तरह से तैयारी करने का तरीका होता है। जिस तरीके से हम तैयारी कराएंगे आपको सफल एकेडमी में, जिस तरह से तैयारी कराया जाएगा उसी तरह से आपको पढ़ना है। कोई भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा। आप यहां से पढ़ने के बाद फिर अगर आप किताब का पन्ना पलटिएगा, यानी चैप्टर नंबर 1 को फिर किताब में जाके पढ़िएगा, तो वह समय की बर्बादी होगी। इसलिए यहां पढ़ने के बाद नोट बनाइएगा और नोट को ही याद रखना है। फिर इसका क्वेश्चन आंसर जो होगा उसको पढ़ने के बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाना है हम लोगों को। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ईंटें मनके तथा अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। अब यहां इस चैप्टर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। अब प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है, तो नाम का मतलब ही नहीं समझ में आता है हम लोगों को जल्दी। तो नाम का जब मतलब ही नहीं समझ में आता तो उसको समझो। ईंट का मतलब समझ रहे हो? ईंट का मतलब ये जो घर दीवार बने हुए भट्ठा में जो ईंट बनता है उसको कहते हैं ईंट, ठीक है। और जो है मनके का मतलब होता मोती, यानी देखो मनके का मतलब मोती होता है। जैसे कि पुराने समाज में, यानी बहुत पहले, हजारों साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल पहले, लोग जो है मोती वगैरह बनाने के लिए सामान का प्रयोग करते थे, और वह सामान को भी मनके कहेंगे और उस मोती को भी हम लोग मनके कहेंगे, समझ गए। और मनके कई प्रकार के होते हैं और उनको बनाने का जो सामान है, कच्चा सामान बहुत सारे होते हैं। ये भी आपको डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ना है, वो कहते हैं मनके। और अस्थियां का मतलब क्या होता है? अस्थियों का मतलब होता है हड्डी, यानी जब इंसान डेथ कर जाता है या फिर कोई जानवर डेथ कर जाता है तो उसके मांस गल जाते हैं और बाकी जो कंकाल बचता है वही है हड्डी, ठीक है। तो ईंटें मनके तथा अस्थियां, और ये है प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता। यानी हड़प्पा सभ्यता जो है, ईंटें मनके तथा अस्थियां जो पढ़ेंगे, ईंट मनके और अस्थियों के बारे में जो पढ़ेंगे, तो कहां का? हड़प्पा सभ्यता का। अब प्यारे बच्चों, ये जो हड़प्पा सभ्यता है, याद रखना दुनिया में, इस वर्ल्ड में टोटल 4 सभ्यता फेमस है। वैसे भी सभ्यता बहुत सारी है लेकिन विलुप्त तो हो गया, खत्म हो गया, लेकिन मेन 4 वो है,
ठीक है, मेन चार को सभ्यता है। सबसे पहला सभ्यता आपका हड़प्पा सभ्यता होगा, चीन की सभ्यता होगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता होगा और मिस्र की सभ्यता। याद रखना, चीन की सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता, उसके बाद क्या हो जाएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया है ना, मेसोपोटामिया, ठीक है, याद रखना मेसोपोटामिया की सभ्यता, और ये होगा हड़प्पा सभ्यता। अब दुनिया में चार बड़े सभ्यता आए और चारों बड़ा सभ्यता जो है इसका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड है, इसका इतिहास है, इसलिए आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग कौन सा सभ्यता के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो चारों सभ्यता है प्यारे बच्चों, ये चारों सभ्यता बहुत ही तरह से विकसित सभ्यता थी, यानी बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड सभ्यता थी। अब एक सवाल पूछा जाता है कि सर, ये अब सवाल करिएगा कि सर ये चारों सभ्यता एक ही समय का है, यानी समकालीन है क्या एक दूसरे का? नहीं, ये चारों सभ्यता समकालीन है, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता जो है, आपको सवाल पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं है, तो चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जब समय काल था, जो उसका विकास का समय था, तो उससे पहले उसके बहुत बाद चीन की सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ है। तो चीन की सभ्यता का समय और हड़प्पा सभ्यता का समय अलग अलग है, इसलिए हड़प्पा सभ्यता चीन की सभ्यता का समकालीन नहीं माना जाता है। और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आता है तो बच्चे फंस जाते हैं। आप लोग का क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये चीज चैप्टर का मतलब आपको हम समझा दिए, चैप्टर को थोड़ा बहुत मतलब समझा दिए। अब चलो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है वो चीज जानना बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में विषय वस्तु में हम लोग देख लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग इतिहास के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक्चुअली में इतिहास होता क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट हम लोग इतिहास रखे हैं, यानी जो हिस्ट्री है इसको अगर हम लोग रखें तो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको कोई पूछ देगा कि चलो ठीक है इंटर में इतिहास रखे हो यानी हिस्ट्री रखे हो, तो इतिहास यानी हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, चलो इसका परिभाषा बताओ या फिर इसके बारे में बताओ। तो इतिहास के बारे में दो चार लाइन हम लोग समझेंगे, उसके बाद पुरातत्व विधि के बारे में हम लोग जानेंगे, कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोई भी सामान कितना पुराना है कितना नया है उसको निर्धारण करने का जो एक विधि है उसको कहेंगे कार्बन विधि, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता के बारे में, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, और सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे। और सिंधु सभ्यता बहुत पुरानी सभ्यता है ना, बहुत पुरानी सभ्यता है, और इस सभ्यता का साक्ष्य का पता हम लोग किसके माध्यम से करेंगे, वहां पाए गए ईंटों के माध्यम से करेंगे, है ना, वहां जो घर वगैरह बनाए थे उसका ईंट को देखेंगे, वहां जो हड्डियां वगैरह पड़ी हुई है खुदाई के बाद हड्डियां वगैरह मिला है उससे देखेंगे, वहां जो मोती वगैरह मनके वगैरह जो मिला है उससे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है। सिंधु सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगर, अब देखो हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु सभ्यता कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का विकास सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इसको सिंधु सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख नगर हुए, कौन कौन से प्रमुख शहर थे उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ नगरों से प्राप्त वस्तुएं, अलग अलग नगर है हड़प्पा सभ्यता में, जब खुदाई किया गया तो कौन सा नगर से क्या मिला, कहीं हल मिला, कहीं बर्तन मिला, कहीं जो कंकाल मिला, कहीं हड्डी मिला, कहीं जानवर का हड्डी मिला, कहां से क्या मिला, इस चीज के बारे में जानेंगे। सिंधु सभ्यता की सीमा यानी सिंधु सभ्यता कहां से कहां फैली हुई है, सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो भारत में भी आता है, पाकिस्तान में भी आता है, अफगानिस्तान में भी आता है ना, तो ये क्षेत्र में फैला हुआ है सिंधु सभ्यता, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कहां तक इसका विस्तार था। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता वासी जो वहां के लोग थे, वहां कृषि प्रणाली किस तरह था, वहां कौन सा खेती होता था उसके बारे में जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, जैसे कि इतना बड़ा सभ्यता है वो सभ्यता आज अपने वजूद में अपनी स्थिति में क्यों नहीं है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ आपको झलक बताए कि चैप्टर का मीनिंग क्या है और चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। चैप्टर का मीनिंग आप समझ गए और चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या ये समझ गए। अब यहाँ इतना समझ में अगर नहीं आया तो फिर डिटेल्स में समझाएंगे, तो ये हम तो यहाँ ये बता रहे हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या इस चैप्टर में, समझ गए। तो अब ये जो है प्यारे बच्चों चैप्टर का मीनिंग भी थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे कि हड़प्पा सभ्यता चार सभ्यता में से एक बहुत बड़ी सभ्यता है, चारों सभ्यता के नाम भी बताए और कौन किसके समकालीन है और चैप्टर में पढ़ना क्या क्या वो चीज समझ गए। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग इतिहास पढ़ते हैं ना, तो इतिहास का थोड़ा सा डेफिनेशन बताइए। तो अगर हम आपसे ये सवाल करेंगे कि चलो बताओ इतिहास आप रखे हैं तो इतिहास का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, यानी इतिहास का जो एक तरह से परिभाषा है वो क्या होना चाहिए। मैं अगर एक लाइन में अगर आपको बोलूं कि समय के अगर कोई भी घटना घटी है, कोई भी घटना घटी है अतीत में, उसका समय के अनुसार क्रमबद्ध, उसका समय के अनुसार क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। लेकिन डेफिनेशन को देखो, यानी हिस्ट्री जो शब्द है, हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया और हिस्टोरिका से निकला है, यानी हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया
या हिस्टोरिका से निकला है, जिसका अर्थ होता है जानना, ज्ञात करना। हिस्ट्री जो इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, तो हिस्टोरिया या हिस्टोरिका से निकला है, जिसका मतलब होता है जानना, नॉलेज लेना, जानकारी प्राप्त करना और सत्य का अन्वेषण करना। हिस्टोरिका या फिर हिस्टोरिया का मतलब हो, ये हिस्ट्री शब्द ये से निकला, हिस्टोरिया से निकला है या फिर हिस्टोरिका से निकला है, और इसका या फिर इसका अर्थ होता है जानना और सत्य की खोज करना, यानी नॉलेज प्राप्त करना। समझ गए? अब यहां देखोगे तो इससे क्या मतलब बनता है, इससे मतलब यह बनता है कि हिस्ट्री का मतलब यह हुआ कि अतीत में जो भी घटनाएं घटी है, यानी पिछले जमाने में, यानी अतीत में, है ना, भूतकाल में जो भी घटनाएं घटी है उसका बारे में जानना, उसके बारे में जानना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। समझ गए? नेक्स्ट डेफिनेशन देख लो, थोड़ा सा कहा जा रहा है कि इतिहास अतीत में घटित घटनाओं की व्याख्या वर्तमान साक्ष्य के आधार पर करती है, जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंधित है। यानी इतिहास जो है वो क्या कहती है कि अतीत में जो घटनाएं घटी है, यानी आज से 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, 1000 साल पहले जो घटनाएं घटी है उसके बारे में साक्ष्य प्राप्त करता है, उसके बारे में जमीन से खोद करके निकालता है, उसके बारे में साक्ष्य निकालता है, प्रमाण निकालता है, और उसको वर्तमान के संदर्भ में संरचित करके देखता है कि उस समय में किस तरह का घटना घटा होगा, उस समय किस तरह का घटना घटा होगा। यानी घटनाओं की व्याख्या वर्तमान साक्ष्य के आधार पर करती है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वर्तमान से संबंधित होती है। समझ गए? भूतकाल या अतीत में जो कुछ भी घटनाएं घटी है उनका विवरण ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। आज से 1000 साल पहले, आज से 500 साल पहले, आज से 1500 साल पहले जो भी घटनाएं घटी है उसका विवरण ही क्या कहलाएगा भाई? उसी का विवरण, उसी का अध्ययन ही क्या कहलाएगा? इतिहास कहलाएगा। अब देखो इतिहास हम लोग पढ़ते क्यों है? बहुत सारे बच्चों का सवाल आता होगा कि इतिहास हम लोग जनरली पढ़ते क्यों है? तो प्यारे बच्चों, इतिहास से हम लोगों को क्या मिलती है? सीख मिलती है। इतिहास से हम लोगों को यह सीख मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने जो काम किया है वो किस तरह से अच्छा था, या फिर वो काम उसका उल्टा पड़ गया, उसका सही नहीं हुआ, वो किस तरह से हम लोगों पर इंपैक्ट डालता है। यानी इतिहास से हम लोगों को सीख मिलती है, इतिहास से हम लोगों को सीख मिलती है, प्रेरणा मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया था तो इस तरह का अच्छा रिजल्ट आया था, और हमारे पूर्वजों ने इस तरह से करने का काम किया था तो इस तरह से खराब रिजल्ट आया था। समझ गए? तो इससे हम लोगों को क्या मिलता है? प्रेरणा मिलता है और सीख मिलती है, और इतिहास से बहुत सारी चीज सीख करके हम लोग वर्तमान में अपना जीवन जीते हैं। समझ गए? वर्तमान में हम लोग अपना जीवन जीते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, टाइटैनिक जहाज जो है डूब गया था, टाइटैनिक जहाज डूब गया था। अब वहां लोगों को तो समझ में आया ना कि किस कारण से डूबा था, बड़ी बर्फ वाली चट्टान से टकरा गया था, डूब गया था। अब उसमें टेक्नोलॉजी का कमी था, तो बहुत जब वह टाइटैनिक जहाज डूब गया तो वो जहाज के डूबने से बहुत सारे कंपनी वालों को सीख मिली कि भाई इस जहाज में ये टेक्नोलॉजी का कमी था, बर्फ से टकरा गया और जो है जहाज वहां डूब गया, और लाखों मतलब कई लोगों की मृत्यु हो गई, कई लोग अपना जान गंवा दिए। तो वहां क्या मिलती है? सीख मिलती है। अब वहां नया नया जो जहाज बनेगा, नया नया टेक्नोलॉजी जो आएगा, तो जहाज कंपनी वाले जो जहाज बनाएंगे बहुत मजबूत तरीके से बनाएंगे और अच्छे तरीके से बनाएंगे, ताकि उस तरह की घटना का शिकार ना हो सके। समझ गए? तो ये चीज होता है कि इतिहास में जो घटनाएं घटती है उससे हम लोगों को सीख मिलती है, इसलिए हम लोग इतिहास को पढ़ते हैं, अन्यथा इतिहास को पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब देखो, इतिहास से हमें राजनीतिक और प्रशासनिक गुणों की जानकारी मिलती है, जिनका उपयोग वर्तमान समय में शासन व्यवस्था के अच्छे से चलाने में किया जाता है। यानी इतिहास से हम लोगों को राजनीतिक जानकारी मिलती है कि उस समय के राजा किस तरह से शासन चलाते थे, प्रशासन किस तरह से चलाते थे, तो उससे हम लोगों को जानकारी मिलती है, और उसी चीज को सीख करके वर्तमान में हम लोग अपना शासन व्यवस्था को चलाते हैं अच्छे तरीके से, है ना। ये चीज है। इतिहास से हमें अतीत में हुई गलतियों से भी सीख मिलती है। मान चलो इतिहास में बहुत सारी गलतियां हुई है ना, बहुत सारे राजा गलतियां हुई है उनसे, है ना, उनकी गलती की वजह से बहुत सारे लड़ाई हुआ है, बहुत सारे युद्ध लड़े गए हैं जिसमें लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग सीख लेते हैं, इतिहास से हम लोग सीख लेते हैं कि भाई इस तरह का गलती दोबारा नहीं करना है, अन्यथा उसका जो है बहुत ज्यादा क्या करना पड़ेगा? नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है, लेकिन जल्दी से थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। प्रथम विश्व युद्ध हो गया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया, लेकिन तीसरा विश्व युद्ध जल्दी कोई कर रहा है? नहीं कर रहा। हालांकि अभी सब कोई शक्तिशाली बन गया, सबके पास परमाणु हथियार है, लेकिन कोई जल्दी चाहता नहीं है कि तीसरा विश्व युद्ध हो, क्योंकि सीख मिल गया है उनको, यानी पिछला घटना से, यानी इतिहास से उनको सीख मिल गया है कि इस तरह का युद्ध हुआ था और किस तरह का नुकसान झेलना पड़ा था। तो उस चीज से सीख मिला है, इसलिए तीसरा विश्व युद्ध अभी नहीं हो रहा। तो इतिहास से सीख मिला है
तब ना नहीं हो रहा है। अगर इतिहास से सीख नहीं मिलता, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से हमारे दुनिया वालों को, जो बड़े बड़े शक्तिशाली देश हैं, उनको सीख नहीं मिलता इस बात का कि भाई नुकसान बहुत है, जान माल हानि बहुत ज्यादा होता है, अर्थव्यवस्था ठप हो जाती है, सैनिक मारे जाते हैं, लोग मारे जाते हैं, तो इससे अच्छा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना करें। तो इससे सीख मिला ना, तो इतिहास से हम लोगों को सीख मिलती है, समझ गए। और इतिहास से हमें सीख मिलती है कि अतीत में जो हुई गलती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या सेकंड वर्ल्ड वॉर, एक गलती ही ना कहेंगे हम लोग, क्या वो अच्छा काम था, क्या गलत काम था? गलती है, गलतियों से सीख मिलती है तथा उस गलती को दोबारा ना दोहराने की सीख मिलती है। मतलब जिस तरह से फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी तरह से उसकी गलती को रिपीट करने का एक तरह से प्रेरणा नहीं मिलता है कि भाई उसको रिपीट नहीं करेंगे, उसको दोबारा नहीं करेंगे वो गलती को, अन्यथा इस बार बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। समझ गए? तो इतिहास क्या है और इतिहास क्या है और इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, इतिहास का डेफिनेशन क्या है, थोड़ा बहुत इसको आपको याद रखना है, आपको बताना है अगर आपको कोई पूछेगा तो। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जिस तरह से हम लोग जानते हैं, अगर साइंस की बात करें तो बायोलॉजी के पिता कौन है? बायोलॉजी के पिता अरस्तु हैं। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो लबुआन हैं। फिजिक्स के पिता न्यूटन है। अगर आर्ट्स में आ जाते हैं तो मतलब ज्योग्राफी के पिता हिकेटियस हैं। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ हैं। उसी तरह से अगर आपको पूछें कि ये जो आपका मतलब हिस्ट्री यानी इतिहास है, इसके पिता किसको कहेंगे, पूछा जाएगा ना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा जान लो। अब प्यारे बच्चों, इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जो यूनानी दार्शनिक थे। और ये इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को, याद रखना। जिस तरह से हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है, एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उसी तरह से हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ग्रीक के इतिहासकार हेरोडोटस ने ही हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया था। अब हिस्ट्री जो शब्द है, ये निकला कहां से है? हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिका से निकला है। हिस्ट्री शब्द हिस्टोरिया या फिर हिस्टोरिका से निकला है, जिसका अर्थ होता है सत्य की खोज करना, जानना। समझ गए? तो ये जो हिस्ट्री शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। और हेरोडोटस यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, और इसलिए इतिहास का पिता किनको कहे जाते हैं? हेरोडोटस को कहे जाते हैं। ये हैं हेरोडोटस साहब, देख सको, ये जो हैं हेरोडोटस साहब हैं, और इसी को इतिहास का पिता कहे जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए शॉर्ट में, देखो इतिहास आप रख रहे हैं, लेकिन बेसिक नॉलेज अगर आपको नहीं है तो फिर इतिहास पढ़ना बेकार है ना। जब बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो इतिहास पढ़ना कहीं ना कहीं बेकार है, इसलिए आपको इसको समझना है, याद रखना है सारा चीज, है ना। चैप्टर नंबर 1 में सर जो बता रहे हैं एक्स्ट्रा पॉइंट, सारे चीज को नोट डाउन करके याद रखना है। समझ गए? अब देखो, हम जानते हैं कि इतिहास का जनक जो है किसको कहेंगे भाई? इतिहास का जनक हम लोग हिकेटियस को यानी हेरोडोटस को कहेंगे। अब लेकिन अगर कहा जाए कि भारतीय इतिहास के जनक किसको कहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो भारतीय इतिहास के जनक जो है फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, मेगास्थनीज को कहा जाता है। वही मेगास्थनीज जो मतलब इंडिका नामक एक यात्रा वृत्तांत लिखे थे, और ये यूनान से आए थे। मेगास्थनीज के बारे में अगला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, यात्रियों के विवरण जहां दिए गए हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 होगा इतिहास का हम लोगों का, वहां अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो मेगास्थनीज यूनान का एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त उस टाइम राजा बने हुए थे भारत में। उन्होंने भारत में जो देखा उनका वर्णन इंडिका नामक अपनी पुस्तक में की थी। यानी जो मेगास्थनीज है उनके द्वारा क्या लिखा गया था? यूनानी भाषा में लिखा गया था इंडिका, है ना। तो इंडिका लिखी थी। मेगास्थनीज ने अपने इस पुस्तक में यानी इंडिका में पाटलिपुत्र यानी पटना का विस्तृत वर्णन किया है। पटना के बारे में, पाटलिपुत्र के बारे में लिखा है, जो अभी वर्तमान पटना है। इसलिए मेगास्थनीज को ही भारतीय इतिहास का जनक कहा जाता है। यानी कहीं ना कहीं सबसे पहले इतिहास के पन्नों में एक तरह से भारत के इतिहास को दर्ज करने का जो काम किया है, सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया है, जो यूनान से आए थे, यूनानी राजदूत बन के आए थे चंद्रगुप्त के दरबार में। इसलिए भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। उम्मीद है ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग चलते हैं कि आधुनिक इतिहास के जनक किसको कहेंगे। अब ये भी आएगा, है ना, इतिहास के जनक हेरोडोटस को, भारतीय इतिहास के जनक मेगास्थनीज को। अब आधुनिक इतिहास के जनक किसको कहेंगे? अब ये पार्ट 3 अगर पढ़ोगे, पार्ट 3 जो है हम लोगों का इतिहास का तीसरा पार्ट, इसमें हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में प्राचीन इतिहास, है ना, और पार्ट 2 में मध्यकालीन इतिहास, और पार्ट 3 में हम लोग यानी आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में, कभी कभी इंटर में भी पूछा जा सकता है। तो ये याद रखना कि आधुनिक इतिहास के जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, यानी ये जो है बिशप विलियम स्टब्स, बिशप विलियम स्टब्स को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। ये देख सकते हैं, बिशप विलियम स्टब्स को आधुनिक इतिहास का जनक कहा जाता है। भारतीय इतिहास का जनक मेगास्थनीज को कहा जाता है, और इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है।
ये सब चीज क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, इतिहास किसको कहते हैं, इतिहास का जनक क्या है, इतिहास किसको कहते हैं, ये सब अगर सवाल आएगा तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? ये सब सवाल अगर आपसे पूछेगा कोई तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? हाँ बिल्कुल आप जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप सफल एकेडमी से पढ़ के जा रहे हैं। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखते हैं पुरातत्व विधि क्या होता है, पुरातत्व क्या होता है, जिसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। पुरातत्व, ये आपको सब्जेक्ट में पूछा जाएगा, आपको पूछा जाता है, जनरली सवाल उठा के देख लो क्वेश्चन बैंक, पुरातत्व क्या है इसके बारे में पूछा जाता है। अरे तो अब देखो पुरातत्व, तो पुरातत्व वह वैज्ञानिक विधि या विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है, उसे पुरातत्व कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहते हैं। अब देखो, पुरातत्व एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जिसमें कोई भी सभ्यता में खुदाई किया जाता है, जमीन की खुदाई की जाती है, और जमीन की खुदाई करने के बाद जो वहां जमीन के अंदर से जो भी सामान वगैरह मिलता है, बर्तन वगैरह मिलता है, हड्डी वगैरह मिलता है, मनके वगैरह है ना, जो भी चीज मिलता है उस चीज से पता करता है कि यहाँ के लोग किस तरह से रहते थे। यानी पुरातत्व का मतलब होता है जमीन को खोद करके इतिहास के साक्ष्य प्राप्त करना और इतिहास का निर्धारण करना, इसी को कहते हैं पुरातत्व। और ये जो है ये एक वैज्ञानिक विधि है। ये क्या है प्यारे बच्चों? एक वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से जमीन को खुदाई करके, पुरातत्व जो विधि है, आर्कियोलॉजी जो है, आर्कियोलॉजी विधि के अनुसार कहीं भी किसी भी सभ्यता के अंतर्गत जमीन को खोद करके वहां से क्या निकालते हैं, वहां से जमीन को खोद करके ईंट वगैरह, बर्तन वगैरह, जो भी चीज मिलता है, हड्डी वगैरह, जो भी चीज मिलता है उसको निकालते हैं और उस चीज को जांचने परखने के बाद ये बताते हैं कि यहाँ लोग किस तरह से रहते थे, यानी वहां के इतिहास का निर्धारण करते हैं। तो उसी विधि को हम लोग पुरातत्व विधि कहते हैं। पुरातत्व विधि का मतलब होता है खुदाई का काम करना, यानी सिंपल सा समझ लो, खुदाई का काम करना, उसे पुरातत्व विधि कहते हैं। यह किसी भी जाति जैसे मानव जाति या जीव जंतु के इतिहास की खोज का एक प्रमुख विधि है। अगर हम लोगों को यह जानना है कि पटना जिला में लोग किस तरह से रहते थे 1500 साल पहले, पटना जिला में 5000 साल पहले, 6000 साल पहले लोग किस तरह से रहते थे, वहां हम लोग खुदाई करवाएंगे। और ये चीज का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? खुदाई करवाएंगे। मतलब इस चीज को ही कहते हैं आर्कियोलॉजी। इसी को हिंदी में कहते हैं हम लोग पुरातत्व, आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब ही होता है, पुरातत्व का मतलब ही होता है कि कोई भी स्थान को खोद करके वहां से वस्तु वगैरह प्राप्त करके वहां के उस समय के लोगों के बारे में, जो उस वस्तु का प्रयोग किए थे, जो लोग वहां खोदने के बाद, बहुत गहराई तक खोदने के बाद जो भी वस्तु वगैरह मिलेगा, वो वस्तु जो लोग प्रयोग करते थे वो लोग किस तरह से रहते थे, उसके इतिहास का निर्धारण करना ही आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विधि कहलाता है। समझ गए? तो ये चीज आपको समझ गए होंगे। अब देखो पुरातात्विक उत्खनन। पुरातात्विक उत्खनन का मतलब क्या हुआ? यानी खुदाई करना। देखो यहाँ खुदाई हो रहा है, ये देखो यहाँ मजदूर जो है यहाँ क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर जो है खुदाई कर रहे हैं। यानी बहुत बड़े सभ्यता है, जमीन के अंदर सीढ़ी लगा करके नीचे चले गए हैं खुदाई करने के लिए, टॉर्च मार करके क्या कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ कौन सा वस्तु मिल रहा है, कहाँ मनके मिल रहा है, कहाँ हड्डी मिल रहा है, कहाँ क्या मिल रहा है, ये सब चीज देख रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ लोग किस तरह से रहते थे, यहाँ हजारों साल पहले, 1500 साल पहले, 2000 साल, 3000 साल पहले लोग किस तरह से रहते थे, ये चीज पता लगाया जाए। चलो डेफिनेशन देख लेते हैं, पुरातत्व विधि क्या होता है ना। पुरातात्विक विधि की अगर बात करें, सॉरी, पुरातात्विक उत्खनन, तो पुरातात्विक उत्खनन किसी भी जगह पर सर्वप्रथम लंबवत यानी 90 डिग्री खोदा जाता है। जब आप खुदाई करेंगे तो 90 डिग्री करेंगे, 90 डिग्री लंबवत उत्खनन किया जाता है। पुरातात्विक वस्तुएं जितनी गहराइयों में पाई जाती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। जैसे कि पुरातात्विक वस्तु किसको कहेंगे? अरे पुरातात्विक वस्तु का मतलब वह जमीन को खुदाई करने के बाद जो वस्तु प्राप्त होता है उसी को कहते हैं पुरातात्विक वस्तु। अब जो वस्तु जितना ज्यादा जमीन के अंदर पाया जाएगा, जितना ज्यादा गहराई में पाया जाएगा, वो वस्तु उतना ज्यादा पुराना माना जाएगा। जाहिर सी बात है, जमीन को खोदिए 1 मीटर, 1.5 मीटर खोदेंगे और कोई वस्तु मिलेगा तो वस्तु ज्यादा पुराना नहीं माना जाएगा। हो सकता है 5 साल पहले, 6 साल पहले, 1000 साल, 5 साल पहले, 6 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले वो वस्तु रहा होगा। 5-6, 2-3 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर खोदने के बाद जो मिलेगा। लेकिन अगर 15 मीटर, 200 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर खोदने के बाद कोई वस्तु मिले, 15 मीटर, 40 मीटर खोदने के बाद अंदर से कोई वस्तु मिले, तो उस वस्तु का डेट क्या होगा, वो वस्तु कितना पुराना होगा। तो पुरातात्विक उत्खनन में जो वस्तुएं मिलती हैं, पुरातात्विक वस्तु जो जितना गहराई में मिलेगा वो उतना प्राचीन यानी पुराना माना जाता है, वो उतना ही प्राचीन होती है। और वहां के उस वस्तु के माध्यम से उस वस्तु को प्रयोग करने वाले लोगों का इतिहास उतना ही पुराना माना जाता है।
समझ गए, उतना ही पुराना माना जाता है। अब देखो ये सारी चीज है। अब यहां आगे देखा जाएगा, आगे कहा जा रहा है कि 1861 में, देखो कहा जा रहा है कि 1861 में भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होगी। अब देखो भारतीय इतिहास, क्योंकि भारत आगे बढ़ रहे थे, भारत को भी ये चीज जानना जरूरी है कि हमारा पूर्वजों का इतिहास क्या रहा है। तो भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, एक डिपार्टमेंट की स्थापना की गई कि भाई भारत की तरफ से इतिहास का खोज किया जाएगा। भारत के अलग अलग कोने में, भारत देश में अलग अलग कोने में खुदाई करके वहां के लोगों के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त किया जाएगा। इसलिए भारत की तरफ से भारत देश में 1861 में पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। और इसका डायरेक्टर जो है जनरल कनिंघम को बनाया गया था, अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। ये जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे प्यारे बच्चों, तो ये ब्रिटिश इंजीनियर थे और पुरातात्विक थे। ब्रिटिश इंजीनियर ये जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। देखो जब 1861 में देश को आजादी नहीं मिली थी, देश को उस टाइम आजादी नहीं मिली थी, और 1861 में जो है पुरातात्विक विभाग का स्थापना किया गया, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया। जाहिर सी बात है उस टाइम अंग्रेज थे ही हमारे देश में, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ब्रिटिश इंजीनियर थे और पुरातात्विक थे। पुरातात्विक किसको कहते हैं? पुरातात्विक वो आदमी को कहते हैं जैसे कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, है ना, जैसे कि साइंटिस्ट लैब में प्रैक्टिस करता है, ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, जो पायलट होता है वो एरोप्लेन यानी हवाई जहाज उड़ाता है। उसी तरह से पुरातात्विक खुदाई करके इतिहास का प्राप्त करता है। यानी पुरातात्विक किसको कहेंगे? जो पुरातात्विक विधि के माध्यम से किसी भी जगह खुदाई के माध्यम से इतिहास का पता लगाता है, उस आदमी को कहते हैं पुरातात्विक। तो ये आदमी इंजीनियर भी थे और पुरातात्विक भी थे, जो इतिहास का पता लगाते थे खुदाई करके। तो इसी आदमी को यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग का क्या बनाया गया था? जनरल बनाया गया था। 1902 में जॉन मार्शल इसका डायरेक्टर बने, यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, ये जब हट गए तो 1902 में जॉन मार्शल को इनका डायरेक्टर बनाया गया था। समझ गए? नेक्स्ट देखिएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 में, यानी अलेक्जेंडर कनिंघम जो पहला डायरेक्टर बने थे, 1853 में हड़प्पा का दौरा किया और एक हड़प्पाई मुहर पाया था। यानी 1853 में जब वो हड़प्पा घूमने के लिए आए थे, अलेक्जेंडर कनिंघम 1861 में विभाग का स्थापना हुआ है। अरे अलेक्जेंडर कनिंघम जो आए थे वो ब्रिटेन में थे, पहले इंजीनियर थे, ब्रिटिश पुरातात्विक थे, इतिहासकार थे, कहीं ना कहीं इतिहास को पता कर रहे थे, पुरातात्विक थे। तो वह 1853 में ही हड़प्पा घूमने के लिए आए थे, हड़प्पा यानी घूमने के लिए आए थे, तो उनको एक हड़प्पाई मोहर मिला था, है ना, हड़प्पाई मोहर मिला था, वो मोहर लेकर के वो चल गए थे। समझ गए? तो उधर से फिर भारतीय पुरातत्व विभाग का जब स्थापना किया गया तो इसी को जो है उनका डिपार्टमेंट का डायरेक्टर बनाया गया था। समझ गए? अब चलते हैं प्यारे बच्चों कार्बन 14 मेथड, यानी कार्बन 14 विधि जो है ये काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मजेदार है। इसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा तिथि निर्धारण की यह वैज्ञानिक विधि है। अब आपको कहते हैं कि आप किसी जगह में जाइए, 500 साल पहले 600 साल पहले का इतिहास का पता लगाना है। अब आप कहीं गए और खुदाई का काम करवाने लगे, कोई भी पुरातात्विक है, कोई भी साइंटिस्ट है जो है खुदाई का काम करने लगे न, खुदाई का काम करने के बाद 500 मीटर या फिर 500 नहीं 50 मीटर 20 मीटर 40 मीटर या फिर 150 मीटर 80 मीटर 70 मीटर खुदाई करने के बाद कोई सामान मिल गया, मतलब मान चलो कोई सामान मिल गया। अब वो सामान कितना पुराना है, वो सामान कितना पुराना है, कितना साल पुराना है, इस चीज का निर्धारण करने के लिए जो विधि का हम लोग प्रयोग करते हैं उसी को कहते हैं कार्बन 14 विधि। कार्बन 14 विधि के माध्यम से किसी भी पुरातात्विक वस्तु का डेट का निर्धारण किया जाता है, वो कितना नया है, कितना पुराना है, कितना साल पुराना है, उस चीज का निर्धारण किया जाता है, उसी को कहते हैं कार्बन 14 विधि। अब देखोगे तिथि निर्धारण की यह विधि वैज्ञानिक है। इस विधि की खोज अमेरिका रसायन शास्त्री बीएफ लीवी ने किया था। किसने? बीएफ लीवी ने 1946 में किया था। बीएफ लीवी के माध्यम से यह विधि का खोज किया गया और इस विधि में कार्बन के माध्यम से, आपको पता है आप मैट्रिक में पढ़े हैं, कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं, कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। कार्बन के अपर रूप के माध्यम से ही कार्बन के अपर रूप के माध्यम से ही क्या होता है, यानी एक तरह से वस्तु की जो एज का निर्धारण होता है कि वो वस्तु कितना पुराना है, कितना नया। देखो यहाँ कार्बन विधि के माध्यम से यह कार्बन पकड़ रहा है, ये जो है यहाँ ग्लव्स से पहना हुआ है, ये जो डंडी है इसमें कार्बन है और ये वस्तु है, यहाँ क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल हो रहा है कि ये कितना पुराना है, कितना नया है। अब देखोगे कार्बन विधि के माध्यम से है, तो इस विधि के अनुसार, कार्बन 14 विधि के अनुसार किसी भी जीवित वस्तु में C14 यानी कार्बन 14 और कार्बन 12 समान मात्रा में पाया जाता है। कार्बन 14 विधि कहता है कि कोई भी पुराना वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो तो उसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 बराबर रहेगा।
कार्बन 12 की मात्रा, क्योंकि हर वस्तु में कार्बन है, मेरे में भी कार्बन है, आप में भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, जो भी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें भी कार्बन है, तो हर चीज में कार्बन होता है। लेकिन ये विधि कहता है कि कार्बन 12 और कार्बन 14 की मात्रा हर वस्तु में बराबर होता है। विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहता है। यानी मान चलो कोई वस्तु है, मान चलो कोई जानवर है, कार्बन कार्बन हर, चाहे वो जीवित वस्तु हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, हर में कार्बन मौजूद है, कार्बन उपस्थित है। कार्बन 12 और कार्बन 14, कार्बन 12 और कार्बन 14। मान चलिए कोई मतलब डायनासोर है, तो वो भी जानवर है, उसमें भी कार्बन 12 और 14 दोनों होगा, लेकिन वो विनाश की अवस्था में कार्बन 12 स्थिर रहती है। यानी डायनासोर का अगर खत्म हो गया, वो मर गया, तब भी उनके शरीर में कार्बन 12 एक समान रहेगा, कार्बन 12 नहीं घटेगा। समझ गए? तो इसी तरह से क्या किया जाता है, वहां किसी भी वस्तु का, किसी भी पुराना वस्तु का क्या किया जाता है, उसका कितना पुराना है कितना नया है उसका निर्धारण किया जाता है। समझ गए? तो ये सारा चीज है प्यारे बच्चों। अब जो है इतिहास में आपको 3 बुक पढ़ना है, तो ये तो हम बता ही दिए थे उस टाइम। पहला बुक की बात करें जो प्राचीन इतिहास बताती है, पहला बुक की अगर देखिएगा तो प्राचीन इतिहास बताता है, थोड़ा सा देख लो और भी थोड़ा सा देख लीजिए ताकि और अच्छे से समझ में आए। तो ये जो पहला बुक है प्यारे बच्चों एनसीईआरटी का, ये आपका प्राचीन इतिहास यानी पुराना इतिहास के बारे में बताता है। समझ गए? और इसमें चैप्टर जो है प्यारे बच्चों, चैप्टर की बात करें तो इसमें आपका जो दिया गया 4 चैप्टर दिया गया, ईंटें मन के तथास्तियां, राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, विचारक विस्वार और इमारत, ये 4 चैप्टर है। दूसरा बुक की बात करें प्यारे बच्चों, दूसरा बुक हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी इसमें मुगल एम्पायर के बारे में दिया गया है मध्यकालीन इतिहास। अब ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, ये बुक में भी आपको जो है 4 चैप्टर आपके दिए गए हैं, है ना। इसमें आपका पहला चैप्टर का नाम है ना उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोही और राज्य, है ना। उसके बाद महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, ये नहीं इसमें दिया गया। 1 सेकंड, पार्ट 2 भाग 2 की बात करें तो ये जो है यात्रियों के नजरिए, भक्ति सूफी परंपरा, उसके बाद एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, किसान जमींदार और राज्य, ये आपका मध्यकालीन इतिहास है, ये दूसरा बुक। अगर तीसरा बुक की बात करें प्यारे बच्चों, तीसरा बुक जो है ये हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें भारत देश को आजादी दिलाने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे। 9वां चैप्टर होगा उपनिवेशवाद और देहात, विद्रोह और राज्य, है ना। 11वां होगा महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, और लास्ट होगा संविधान का निर्माण, है ना। तो ये हम लोग तीसरा इतिहास में पढ़ेंगे। तो 3 बुक है, 3 बुक में 3 टॉपिक दिया गया है, प्राचीन इतिहास पार्ट 1 में, मध्यकालीन इतिहास पार्ट 2 में, और आधुनिक इतिहास आपका किसमें दिया गया है, पार्ट 3 में। ये देखो, ये आपका पार्ट 1 है, ये आपका पार्ट 2 है, ये आपका पार्ट 3 है। ये आपका प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाएगा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें मध्यकालीन, इसमें हम लोग आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। समझ गए? अब ये जो इतिहास वो 3 कालखंड में बटा हुआ है, पुराना समय, मध्य का समय और वर्तमान समय यानी आधुनिक समय, है ना। तो इतिहास के कालखंड को 3 भाग में बांटा गया है। इतिहास के कालखंड को प्राचीन इतिहास काल यानी सबसे पुराना, जब लोग नंगा रहते थे, जंगल में घूमते थे, खाने का सामान नहीं था। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, है ना, जब राजा आए, है ना, मुगल एम्पायर आए, राजा टैक्स वगैरह लेने लगे, है ना, वो मध्यकालीन इतिहास। और आधुनिक इतिहास जब देश को आजादी दिलाने लगे, है ना, जब अंग्रेज आए देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन चले, ये हो जाएगा आधुनिक इतिहास। तो इतिहास के कालखंडों को 3 भाग में बांटा गया है। अब यहां जो हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, तो प्राचीन इतिहास है, तो प्राचीन इतिहास यानी प्राचीन इतिहास के काल को जो है 3 खंड में बांटा गया, यानी सबसे पुराना काल, सबसे पुराना इतिहास के काल को भी 3 में बांटा गया है। पहला है प्रागैतिक इतिहास काल, या प्रागैतिक इतिहास काल वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, यानी प्रागैतिक प्राचीन इतिहास काल का पहला प्रकार, इसको भी 3 भाग में बांटा गया। प्राचीन इतिहास यानी सबसे पुराना इतिहास के काल को भी 3 भाग में बांटा गया। पहला है प्रागैतिहासिक काल, और प्रागैतिक काल, इस काल में इतिहास के विवरण लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य की जानकारी प्राप्त करने का स्रोत नहीं है, है ना। इस काल में जानकारी प्राप्त करने का स्रोत पत्थर के औजार, मिट्टी के बर्तन और खिलौने हैं। यानी प्रागैतिहासिक काल में इतिहास के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए इतिहासकार के पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, और औजार वगैरह, पत्थर वगैरह, हड्डी वगैरह, ये सब से वहां इतिहास का निर्धारण किया जाता है। दूसरा है प्यारे बच्चों आद्य ऐतिहासिक काल, तो वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको अभी पढ़ा नहीं जा सकता है, इसको कांस्य युग भी कहते हैं। यानी जब कांस्य युग चल रहा था तो वह आद्य ऐतिहासिक काल है। देखो, ये प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये प्राचीन काल का 3 भाग है। वैसे भी इतिहास को टोटल कितना भाग में, 3 भाग में बांटा गया उसके काल को, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। और प्राचीन को 3 भाग में, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। समझ गए? तो यहां देखोगे आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक में तो मतलब लिखित प्रमाण नहीं है, समझ गए।
और वहां लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण जानवर की हड्डी, मन के वगैरह, ईटा पत्थर औजार वगैरह ये सब से इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि इस तरह का औजार होता था, इस तरह का लोग रहते थे, इस तरह से नंगा रहते थे लोग, इस तरह से जानवर का शिकार करते थे। और हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है, और इसी आद्य ऐतिहासिक काल का समय को ही हम लोग कांस्य युग कहते हैं, क्योंकि इस काल में कांसा का प्रयोग ज्यादा हुआ था, कांसा यानी ब्रोंज का प्रयोग ज्यादा हुआ था। अब है हम लोगों का सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल खंड में रखा गया। अब समझ में आई हम काल क्यों बता रहे थे, क्योंकि अब यहां जो है हम लोगों के पास लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता ने ईटा मन के तथा अस्थियां जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को किस काल में रखा गया है? प्राचीन इतिहास के कौन सा कालखंड में? पहले इतिहास का कालखंड तीन है ना, प्राचीन, मध्यकालीन, मध्य वर्तमान, यानी प्राचीन, उसके बाद मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन भी तीन है, वो आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रागैतिक, आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम ये पूछेंगे कि प्राचीन इतिहास के कौन सा कालखंड में हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता का काल को रखा गया? तो सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक कालखंड में रखा गया है। और तीसरा है प्यारे बच्चों ऐतिहासिक काल। इस काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। अब देखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल्स में दिया गया है। अब ये देख सकते हैं जब हड़प्पा में खुदाई किया गया था, जब हड़प्पा सभ्यता, देखो हड़प्पा, इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों रखा गया? क्योंकि ये सभ्यता में तो बहुत सारे जगह आते हैं, धौलावीरा आते हैं, मोहनजोदड़ो आते हैं, कालीबंगा आते हैं। तो वो सब जगह के नाम पर इस सभ्यता का नाम क्यों नहीं रखा गया? जो हड़प्पा वाला जगह के नाम पर इस जगह का नाम रखा गया हड़प्पा सभ्यता। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सबसे पहली जो खोजा गया था इस सभ्यता के अंतर्गत वो हड़प्पा नामक स्थल को खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। जब हड़प्पा में खुदाई किया गया तो इस तरह का है, इस तरह का सारा चीज मिला, इस तरह का बनावट मिला है ना, इस तरह के घर द्वार बने हुए थे, इस तरह से नल, ये सब चीज बने हुए थे। तो आप देख सकते हैं ये आप जो है ये हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा का खोज किया हुआ स्थल है। समझ गए? अब यहां देखिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मेन टॉपिक की बात करें तो ये देखना है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा स्थल में की गई थी, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है ना, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ, इसलिए इस सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि ये जो सभ्यता है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। आज अगर देखिएगा तो बड़े बड़े शहर का जो विकास हुआ है, बड़े बड़े नगर का जो विकास हुआ है तो नदी के किनारे हुआ है। जो यहाँ ले लीजिए, है ना, पटना जो है गंगा नदी के किनारे है ना। उसी तरह से दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। उसी तरह से अगर देखा जाए कोलकाता हुगली नदी के किनारे है। तो बड़े बड़े नदी के किनारे ही बड़े बड़े नगर का विकास हुआ है, इसलिए उस समय इस सभ्यता का विकास जो हुआ था सिंधु नदी के किनारे हुआ था, इसलिए इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों फिर पड़ गया इसका दूसरा नाम? हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले खोजा गया स्थल जो है वो कौन सा है? हड़प्पा है, जिसकी खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में किया गया था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। और ये चारों सभ्यता में बहुत बड़ी सभ्यता है। चार सभ्यता, दुनिया की सबसे पुरानी जो है चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता और ये हड़प्पा सभ्यता सबसे पुरानी में से एक सभ्यता, ये भी सबसे पुरानी है। समझ गए? तो ये जो है हड़प्पा में इस तरह का इंटरफेस था। अब देखिए पूरी दुनिया में हड़प्पा सभ्यता की खोज की घोषणा जॉन मार्शल के द्वारा 1924 में की गई। यानी जब 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा ये पाया गया कि हड़प्पा नामक एक सभ्यता है, तो इसकी घोषणा जॉन मार्शल जो है, जो पूरे दुनिया को बताया कि भाई एक सभ्यता है मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता, मेसोपोटामी की सभ्यता, उसी तरह से देखा जाए चीन की सभ्यता। तो ये सब सभ्यता जिस तरह से है, तो उसी तरह से एक और सभ्यता का खोज किया गया जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। तो ये बात दुनिया वालों को 1924 में किसने बताया था? जॉन मार्शल ने बताया था। समझ गए? अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत। देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में किससे जानकारी मिलता है? प्यारे बच्चों, बीच में हम आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जो भी नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए बच्चे हैं तो आप लोग प्लीज
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको अगला नोटिफिकेशन मिलेगा। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जम करके इस क्लास को शेयर कीजिएगा। आप लोगों से विनती रहेगा और जम करके इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और मैं आप लोगों से ये विनती करना चाहता हूं कि जो भी ऐप को डाउनलोड नहीं किए सफल एकेडमी का, ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो बैच चल रही है तो बैच को ज्वाइन कीजिए। आप अगर 450 प्लस लेके आना चाहते हैं, अंक लेकर के आना चाहते हैं, तो आपको बेस्ट तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और बेस्ट तरीके से तैयारी कब होगा? जब आपको प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, हर सब्जेक्ट का, हर चैप्टर का थ्योरी नोट्स मिलेगा, हर चैप्टर का सब्जेक्टिव मिलेगा, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स मिलेगा, लाइव टेस्ट मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, गेस क्वेश्चन मिलेगा, मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारी चीज जो दी गई है आपकी बैच में दी गई है। और ये सब चीज मिलेगा। जब ये सब चीज आप करेंगे तब आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है बोर्ड एग्जाम में, अच्छा आप लेकर के आ सकते हैं। वैसे तो आप भी मेहनत करके लेके आएंगे, आप भी 450 अपनी मेहनत से कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। आपको रास्ता पता नहीं है कि कहाँ कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन छूट रहा है आपसे, ये चीज आपको पता नहीं है। ये चीज पूरा टीम को पता है, सफल एकेडमी के सारे टीचर्स को पता है कि कहां से क्वेश्चन आते हैं, कहां से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस तरह उसका आंसर किस तरह प्रकार देनी चाहिए, ये सारा चीज टीम को पता है, क्योंकि हम लोग इस फील्ड में 5 साल से तैयारी करा रहे हैं। समझ गए? तो प्यारे बच्चों, जो भी अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किए तो बैच ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बैच का फी बहुत कम रखा गया है। और बैच को ज्वाइन करने के लिए सफल एकेडमी का ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां आपको दिख जाएगा और नंबर वगैरह दिया गया है, वहां आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि आप भी तो ला सकते हैं 450 प्लस अपनी मेहनत करके, लेकिन वो रास्ता कौन बताएगा? जो रास्ता आसान हो। ठीक है? आप खूब मेहनत करेंगे तब आपका आएगा, लेकिन मेरे बताए गए रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो आप आसानी से 450 प्लस लेके आ सकते हैं। और वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा। 450 प्लस लाने के लिए लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, क्वेश्चन, गेस क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन में, ये सारी चीज मिलना चाहिए। तो ये सब चीज है कहाँ? मॉडल पेपर, ये सब चीज जो है, मतलब जो लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, गेस क्वेश्चन, ये सब चीज है आपका बैच में। तो बैच ज्वाइन कर लीजिए। समझ गए? तो आप लोग लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। समझ गए? अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको पता है कि ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो काल है वो किस काल में रखा गया? प्राचीन काल को 3 भाग में बांटे हैं, प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया। और आद्य ऐतिहासिक काल में उस काल के सभ्यता को रखा जाता है जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता में लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। तो यहां हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता कैसे चला लोगों को? अरे भाई, अभी जमीन है, जमीन का खुदाई किया गया, वहां वस्तु वगैरह निकला है ना, हड्डी वगैरह निकला, बर्तन वगैरह निकला, औजार वगैरह निकला। तो वही सब से पता चला कि भाई यहाँ लोग रहते थे। आज से 200 साल पहले, 200 साल पहले लोग रहते थे, यानी 1000 साल पहले, 1500 साल पहले, 3000 साल पहले लोग रहते थे। इस चीज से पता चला। तो हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी के स्रोत है, बाट यानी बाट जो है प्यारे बच्चों, बाट यानी जो मतलब वजन नापने का जो काम आता है, बाट, ईंटें, मन के अस्थियां, है ना, आभूषण, औजार, मुहर, मूर्ति, मृत भांड, ये सब चीज से पता चला कि हाँ भाई, हड़प्पा सभ्यता नाम का कोई एक सभ्यता था, एग्जिस्ट करता था। ये देखो, ये मन के है, मन के देखो, ये मोती वगैरह है, ये है मन के, समझ गए? ये है मन के जिसको कहते हैं मोती, समझ गए? अब ये देखो, ये कंकाल वगैरह मिला था, ये मतलब औजार वगैरह मिला था, समझ गए? ये मूर्ति वगैरह, जानवर का मूर्ति मिला था, मूर्ति के बारे में भी बताया गया है ना, ये सब चीज मिला था। तो ये सब चीज से पता चला कि भाई यहाँ कोई सभ्यता रहता था। समझ गए? तो सिंधु सभ्यता के बारे में यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी के स्रोत क्या है, ये चीज आप लोगों को समझना है। समझ गए? अब देखिएगा प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहा जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत सभ्यता है। 4 दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता है ना, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की सभ्यता में से सबसे उन्नत सभ्यता आपका मतलब हड़प्पा सभ्यता है। ये नगरीय सभ्यता था, है ना। अब आपको पूछा जाएगा कि ये जो सभ्यता था, यहाँ जो लोग रहते थे, तो वो गांव था कि नगर था? तो नगरीय सभ्यता था, आपको पूछा जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। समझ गए? हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी अगर देखा जाए, हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो नामक जगह है, वो जगह देश का विभाजन के बाद पाकिस्तान के पास चले गया। देश का जब विभाजन हुआ तो वो जगह कहां चले गया? पाकिस्तान के पास चले गया। तो हड़प्पा जो है वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, क्योंकि पंजाब भारत में भी आता है एक स्टेट का नाम और पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो पाकिस्तान वाला जो पंजाब है, वहां एक जिला का नाम है मोंटेगोमरी और उसी जिला की में एक नदी है जिसका नाम है रावी नदी। तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। आपको पूछा भी जाएगा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा है। तो आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। जब आप एक्सप्लेनेशन को समझ जाएंगे तो सारा चीज आपसे सॉल्व हो जाएगा, सारा चीज बन जाएगा। अब देखो, एक आप डेट निर्धारण करना है प्यारे बच्चों। अब देखिएगा,
आप जानते हैं कि ईसाई धर्म को किसने फैलाया? ईसाई धर्म को ईसा मसीह ने फैलाया। किसने? ईसा मसीह के गुरु जो है, ईसाई धर्म के मेन गुरु कौन है? ईसा मसीह हैं। तो ईसा मसीह के मेन प्रवर्तक जो है वो ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन है? मेन प्रवर्तक ईसा मसीह हैं। और जब से ईसा मसीह जन्म हुए हैं, ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से ही ईस्वी स्टार्ट हुआ है। ईस्वी, उससे पहले ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह का जन्म आज अगर हुआ तो आज के बाद से ईस्वी चलेगा, और जन्म से पहले ईस्वी पूर्व। तो यहां डेट को समझो। अंग्रेजी में बीसी यानी बेसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जिसको ईस्वी पूर्व कहते हैं। और जो ईसा के पूर्व से है, ईसा पूर्व से है। और एडी का मतलब हुआ एनो डोमिनी, और इसका अर्थ है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। अब यहां देखो ये चीज समझना, हम जो समय चल रहा है ना वो इधर से चल रहा है। यानी यहां ईसा मसीह का जन्म हुआ, ये उनकी अम्मी है ना। चलो एक फोटो दिया गया समझाने के जरिए, ये उनकी अम्मी है, ये ईसा मसीह है ना। ईसा मसीह जो है इनका जन्म हुआ। अब इनका जन्म से पहले क्या है? बीसी है, बिफोर क्राइस्ट, यानी जन्म से पूर्व, यानी ईस्वी पूर्व। तो और उनके बाद से क्या है? एडी यानी एनो डोमिनी, यानी इसको कहेंगे ईस्वी। जन्म से पहले ईस्वी पूर्व, जन्म के बाद ईस्वी। और समय जो चल रहा है वो इधर से चल रहा है। समय किधर से? इधर से चल रहा है। अगर हम कहेंगे, अगर मानते चलिए कि एक घटना घटी है ना, जो ईसा मसीह के जन्म से 150 साल पहले घटी थी। अगर हम आपको कहेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से 150 साल पहले एक घटना घटी, तो आप क्या लगाइएगा? 150 साल पहले ईसा मसीह के, यहां देखो समझो, अगर हम कहेंगे कि ईसा मसीह के 150 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 150 साल पहले एक घटना घटी, तो अब इसमें 150, ये जो साल है इसमें ईस्वी लगाओगे या फिर ईस्वी पूर्व लगाओगे? तो 150 साल पहले हुआ था ना, तो ईस्वी मतलब पहले, तो पूर्व, पहले को पूर्व यानी ईस्वी पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 150 साल पहले घटना घटी, तो उसमें पूर्व लगेगा। अगर ईसा मसीह के जन्म के 150 साल बाद वो घटना घटी, तब वहां सिर्फ 1500 या फिर 150 ईस्वी कहलाएगा, है ना। ये 1500 दिया गया है ना। ये देखोगे एग्जाम्पल के तौर पर, अगर फिर कहें ईसा मसीह का जन्म जिस दिन हुआ था, उस दिन से ईसा मसीह का जन्म से 1000 साल पहले एक घटना घटेगी, तो ये ईस्वी पूर्व हो जाएगा। अगर बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद एक घटना घटी, तो यहां सिर्फ ईस्वी लगेगा। समझ गए? तो ये चीज है। तो अब अगर आपको पूछें कि ईसा मसीह के जन्म अभी क्या चल रहा है, अभी अगर देखा जाए तो अभी चल रहा है आपका, है ना, अभी आपका चल रहा है 2026। अगर हम आपको पूछें कि एक घटना घटी जो ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले घटी थी, 1500 साल पहले घटी थी, 1500 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले घटी, तो ये क्या होगा? ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ईस्वी पूर्व हो जाएगा। ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले एक घटना घटी, तो 1500 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। लेकिन अब हम ये पूछते हैं कि वो घटना घटने का अब तक टोटल कितना समय हुआ? वो घटना जो घटी, मान चलो ये घटना 1500 ईस्वी यहां है, वो घटना घटी 1500 ईस्वी पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले घटी, यानी 1500 ईस्वी पूर्व घटी। तो अभी 2026 जो चल रहा है, अभी वो घटना घटने का टोटल कितना समय हुआ? तो ये इसमें जुड़ जाएगा। क्या होगा? 1500 इसमें जोड़ दो, है ना, इसमें जो है 1500 जोड़ दो, हो जाएगा कितना? 6 2 5, है ना, 6 यानी 6526 साल हो जाएगा, है ना, सॉरी 3526 साल हो जाएगा, 3526 साल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। ईस्वी और ईस्वी पूर्व में आपको समझ में गए? अगर नहीं समझ में आया तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ईस्वी और ईस्वी पूर्व। अब देखो, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले ही हड़प्पा सभ्यता अपना अवस्थिति में था। ईसा मसीह जो ईसाई धर्म को फैलाए, उसके जन्म से पहले ही हड़प्पा सभ्यता अपना स्थिति में था। अगर आप कहिएगा कि सर हड़प्पा सभ्यता जब था तो उस टाइम ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ, तो बिल्कुल नहीं। ये तो कह रहा है, एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, ईसा मसीह के जन्म से पहले ही हड़प्पा सभ्यता अपना अवस्थिति में था, क्योंकि यहां ईस्वी पूर्व लगा हुआ है भाई। यहां क्या लगा हुआ? ईस्वी पूर्व। तो 2600 और 1900 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है, तथा इस सभ्यता के काल को 3 चरण में बांटा गया है। आरंभिक सभ्यता, देखो हड़प्पा सभ्यता जो है जब शुरू हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का जब विकास हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता का जब विकास हो रहा था उसको कहा आरंभिक सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जब बीच में पहुंच गया विकास करते करते, उसको कहेंगे विकसित या परवर्ती सभ्यता। और जब हड़प्पा सभ्यता पूरा विकसित कर गया तो उसको कहेंगे उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता 2600 से लेकर 1900 है, तो यहां देखो 3300 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक
आरंभिक सभ्यता यानी 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 2600 ईस्वी पूर्व। देखो ईस्वी पूर्व घटेगा, जब समय बढ़ेगा तो ईस्वी पूर्व घटता है ना, ईस्वी पूर्व घटेगा, समझ गए। तो आप पढ़े हैं नंबर लाइन पढ़े, नंबरिंग लाइन पढ़े थे आप, ग्राफ आप पढ़े हैं, ग्राफ जब आप पढ़े हैं तो ग्राफ जब आप पढ़े हैं तो ये ग्राफ से ये पॉइंट है, या जन्म हुआ था, इससे उधर जाइएगा तो बढ़ेगा, अगर उससे इधर आइएगा तो घटेगा ना, क्योंकि समय इधर जा रहा है ना, तो समय इधर जा रहा है, तो ये चीज देखिएगा। तो 3300 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व तक आरंभिक सभ्यता, 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक विकसित या परवर्ती सभ्यता, और 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले ही यह सभ्यता अपना एग्जिस्ट कर रहा था, समझ गए। तो ये चीज तीन काल में इसको बांटा गया। अब देखोगे हड़प्पा सभ्यता की खोज 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मेसन द्वारा किया गया था, उल्लेख किया गया था, खोज नहीं किया गया था 1826 में, है ना। उसके बाद हड़प्पा के महत्व का पता लगाने का श्रेय दयाराम साहनी को जाता है। दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा से हड़प्पाई मोहरे प्राप्त किया था, और एक पता चला कि यह शहर था, यहाँ एक शहर था जिसका नाम क्या रखा गया, हड़प्पा रखा गया, और सबसे पहले हड़प्पा शहर को ही खोजा गया इस सभ्यता के अंतर्गत, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया, है ना। इसलिए सभ्यता का नाम क्या रख दिया भाई, हड़प्पा सभ्यता रख दिया। उम्मीद है सारा चीज अच्छा तरह से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा, समझ गए। तो ये पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 में किया था, समझ गए। तो ये देखो हड़प्पा सभ्यता की, ये है दयाराम साहनी जी, है ना, 1921 में हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा की खोज की थी, हड़प्पा सभ्यता की नहीं, हड़प्पा की खोज किया था, हड़प्पा सभ्यता का नहीं। तो हड़प्पा का खोज 1921 में किया था, क्लियर। अब देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में निर्वाह के तरीके। देखो सभ्यता जब खोज लिया गया तो वहां लोग किस तरह से रहते थे, हड़प्पा सभ्यता में लोग किस तरह से खान पान करते थे, किस तरह से रहते थे, उस चीज को देखो, है ना। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के भोजन में पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों के मांस मछली भी सम्मिलित थे, यानी जानवरों का शिकार करते थे, मांस मछली खाते थे, और पेड़ पौधे से जो फल वगैरह है, जो कंदमूल है, उसी को खा करके वो लोग जीवन यापन करते थे, क्योंकि उस टाइम आदिवासी था भाई, जंगल में ज्यादातर डिपेंड था, समझ गए। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना और तिल शामिल है, यानी हड़प्पा सभ्यता में अनाज भी होता था, खेती भी होता था। आज से हड़प्पा सभ्यता का जो मतलब होता था वो खेती भी होता था। बाजरे के दाने गुजरात के स्थान से प्राप्त हुए हैं। अन्नागार हड़प्पा से मिला है। अन्नागार का मतलब क्या होता है, यानी अनाज रखने का जगह, अनाज रखने का जगह को क्या कहेंगे, अन्नागार कहेंगे, वो हड़प्पा से मिला है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में भेड़, बकरी तथा भैंस की हड्डियां हैं, मतलब वो लोग जानवर भी पालते थे, है ना, वो लोग जानवर भी पालते थे, ये सारी चीजें। अब हड़प्पा मेन है। हड़प्पा सभ्यता जो है, जिसको सिंधु सभ्यता कहते हैं, उसमें 2 शहर मेन है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था, ग्रामीण नहीं था। सबको बस्ती मत कहना, ये सब बस्ती का नाम नहीं है, जिस तरह से अभी जो नाम है हमारे देश में, दिल्ली है, चेन्नई है, कोलकाता है, मुंबई है, शहर बड़े बड़े नगर का नाम है कि नहीं, उसी तरह से हड़प्पा में ये सब नगर है। अभी भारत देश में इतने बड़े नगर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये सब क्या बड़े बड़े नगर है। तो उसी तरह से ये हड़प्पा में यानी सिंधु सभ्यता में सब नगर का नाम है, बस्ती का नाम नहीं है सब। तो हड़प्पा एक नगर है, अलग नगर है, जिस तरह से मुंबई एक अलग नगर है, जिस तरह से अब ये मोहनजोदड़ो भी अलग है, मुंबई से अलग है, जिस तरह से दिल्ली एक अलग है। तो अलग अलग नगर है हमारे देश में। अगर इतना बड़ा देश है तो एक गो नगर है क्या, उसी तरह से हड़प्पा में एक गो नगर नहीं, बहुत सारे नगर थे। तो हड़प्पा के बारे में जान लिया, उसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। और दूसरा है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में यहां समझना कि मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे, और 1921 में दयाराम साहनी क्या किए थे, हड़प्पा की खोज किए थे, और 1922 में इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने किया था। इसकी वर्तमान अवस्थिति पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे सवाल पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो हड़प्पा भी कहां, पाकिस्तान में मोंटेगोमरी जिले में, पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे है। अब हम आपसे सवाल करते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, रावी नदी है कहां, पंजाब प्रांत में। कौन सा पंजाब में, यानी पाकिस्तान वाला पंजाब में। पंजाब के कौन सा जिला में, मोंटेगोमरी जिला में। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले के रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और जॉन मार्शल 1924 में विश्व लेवल में ऐलान कर दिया, बता दिया कि एक सभ्यता एग्जिस्ट करता है जिसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। उसी तरह से मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में आता है,
और पाकिस्तान के लरकाना जिले में आता है। जिस तरह से हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, उसी तरह से मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, और सिंधु नदी के किनारे ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहते हैं। जिस तरह से 1921 में हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किया था, उसी तरह से मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में, 1921 के जस्ट एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। समझ गए? राखलदास बनर्जी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये सब चीज आप लोगों को याद रखना है। दूसरा शहर हो गया। अब देखो, पिगट महोदय एक बहुत बड़े पुरातत्वविद थे। पुगट महोदय ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताई। अब आपको पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता में जुड़वा राजधानी किसको कहा जाता है, तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ये चीज इतिहासकारों ने ये नाम दिया है क्योंकि सबसे ज्यादा विकसित नगर जो था हड़प्पा सभ्यता में, यानी सिंधु सभ्यता में, 2 ही नगर था। जिस तरह से हमारे देश में सबसे ज्यादा विकसित नगर कौन सा है बताइए आप लोग? 4 अगर देखा जाए, 4-5 को गिनाएंगे तो चेन्नई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा, है ना, हैदराबाद हो जाएगा, बेंगलोर हो जाएगा। ये सब बड़े बड़े सिटीज हैं, है ना। तो ये सब विकसित है। तो उसी तरह से हड़प्पा में 2 बड़े शहर, 2 बड़े नगर विकसित थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और सबसे ज्यादा व्यापार जो होता था हड़प्पा का मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से होता था। क्लियर? अब देखो, जिस तरह से हड़प्पा को लूटा गया और नष्ट किया गया, उसी प्रकार उसकी विपरीत मोहनजोदड़ो बहुत संरक्षित था। देखो, हड़प्पा का जो एग्जिस्ट नहीं है, हड़प्पा जो नगर था, जो शहर था, उसको लूट लिया गया था। इतिहासकार बताते हैं, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो काल है, जो इतिहास का काल है, वो आद्य ऐतिहासिक काल में आता है। और आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य तो है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता। समझ गए? तो ये चीज आपको याद रखना है। तो ये अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा को लूटा गया था, लेकिन मोहनजोदड़ो को संरक्षित करके रखा गया था। समझ गए? अब देखें, हड़प्पा सभ्यता में जो लोग रहते थे, जो नगर में लोग रहते थे, नाली वगैरह कैसे बनाते थे? जिस तरह से हमारे घर द्वार में, बस्ती में भी बन गया है आजकल नाली वगैरह, शहर वगैरह में नाली वगैरह कैसे बनते थे पानी का निकासी के लिए? तो देखो, घर से जल निकासी के लिए हड़प्पा शहरों में नियोजित जल निकास प्रणाली थी। जिस तरह से मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बड़े बड़े नगर में अभी नाली वगैरह बनाया गया है, तो उसी तरह से नाली बना हुआ था। सोच सकते हो, आज से हजारों साल पहले लोग का दिमाग कितना काम करता था। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि नाली बनाना, कुछ नई चीज का आविष्कार करना अभी वर्तमान के लिए नया है, नहीं, ये सब चीज पहले हो चुका है ना। ये सब चीज, बहुत सारी चीज पहले हो चुका। तो ये देखो, ये नाली है ना, ये जो है नाली है। समझ गए? अब देखो, आगे कहा जा रहा है गृह अस्थ में। क्या कहा जा रहा है? देखो कि गृह स्थापत्य में भूमि तल पर बनी घर में दीवारों पर खिड़कियां नहीं होती थी। देखो, अभी अगर जाइएगा बड़े बड़े टाउन में, बहुत अगर नीचे अगर कुछ है, नीचे अगर मतलब काफी हद तक गहरा है, तो नीचे एक और बिल्डिंग बना देगा, उसको मिट्टी से भरेगा नहीं, नीचे बिल्डिंग बना देगा और जाएगा अंदर, जाएगा खुदाई करके दरवाजा बना देगा, है ना, और ऊपर उसके बिल्डिंग बना देगा। दिमाग बहुत लगाता है अभी इंजीनियर। समझ गए? पहले क्या होता है कि गांव देहात में होता है कि भाई कहीं मतलब गड्ढा वगैरह है, उसको भरो, उसके बाद उस पर घर बनाओ मिट्टी बोझ के। नहीं, गड्ढा में ही एक मंजिल घर बना देगा, उसके ऊपर फिर घर बनेगा। तो पहले हड़प्पा सभ्यता में जमीन के नीचे जो घर बनता था, उसमें खिड़की नहीं होती। कैसे खिड़की होगा भाई? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, खिड़की नहीं होगा ना। तो खिड़कियां नहीं होती थी। प्रत्येक घर में ईंटों से बना अपना एक स्नान घर होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क के नालियों से जुड़ी हुई थी, है ना। उसके बाद विद्वानों ने अनुमान लगाया, जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, उन्होंने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो कुओं की संख्या लगभग 700 थी। एनसीईआरटी में यह बात लिखा गया है कि मोहनजोदड़ो जो सबसे बड़ा नगर था हड़प्पा का, उसमें कुओं की संख्या, जिसमें पानी निकालते हैं, कुआं देखे हैं आप लोग? हम देखे हैं, है ना, कुआं हम देखे हैं, बचपन में हम देखे हैं। हम गए थे, मतलब कहाँ गए थे बचपन में, याद है हमको, जहां तक उस टाइम हम 8 या 9 साल के थे, शायद 9 साल, 8-9 साल, तो उस टाइम याद है हमको कुआं देखे। तो कुआं लगभग कितना था? 700 कुआं लगभग मोहनजोदड़ो में था। अब चलते हैं प्यारे बच्चों, हड़प्पा में कौन से कहां क्या पाए गए, तो वो चीज हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में समझ गए। अब हड़प्पा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, ये चीज आप लोगों को याद रखना। काफी बताएंगे अच्छी तरीके से। जिस तरह से आपको पता है कि भारत के अगर पूछेंगे, अगर हम आपको सवाल पूछेंगे कि भारत के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा ना। तो उसी तरह से हड़प्पा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, वो चीज देखो, है ना, यहां चीज देखने का काम करो। तो इसकी खोज, है ना, लोथल है पहला नगर। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव ने की थी। मैंने हड़प्पा के बारे में बताया। हड़प्पा का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, पूरा एकदम त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। आगे बताएंगे, इसका विस्तार भी बताएंगे। समझ गए? तो लोथल जो है, इसकी खोज 1900 रंगनाथ राव ने की थी। यह गुजरात में है। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। जिस तरह से हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, उसी तरह से लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे है। यहां से चावल की भूसी, मानव निर्मित बंदरगाह, यानी अगर पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता में विकसित बंदरगाह कहां पाया गया था, तो लोथल में पाया गया था। आदि मिली है। मन के बनाने का कारखाना इस स्थान से मिला है। मन के मतलब मोती,
मोती बनाने का कारखाना मिला है। घोड़े का अस्थि पंजर यानी घोड़े होने का साक्ष्य, घोड़ा घोड़ा जब लड़ाई के मैदान में घोड़ा लेकर के लड़ाई लड़ते थे सैनिक, तो घोड़े को अस्थि पंजर है, मतलब उसका कंकाल यहाँ मिला था लोथल में, गुजरात में। तो ये पता लगाया गया कि यहाँ घोड़ा भी रहता था, समझ गए। तो ये लोथल हो जाएगा। दूसरा है आपका धौलावीरा। तो धौलावीरा इसकी खोज 1990-91 में की गई थी, जो गुजरात के कच्छ जिले का कारण में आता है। लोथल आपका गुजरात में आता है, धौलावीरा भी गुजरात में आता है। यहां से जलकुंड और जल निकासी के साक्ष्य मिले। जलकुंड मतलब और जल निकासी के साक्ष्य, नाली वगैरह के प्रमाण मिले। खुदाई करने के बाद देखा गया कि भाई नाली वगैरह बना हुआ है। नागेश्वरी भी गुजरात में अवस्थित है। उसके बाद है बनावली। बनावली ये हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित है ना। इसकी खोज 1973 में की गई। यहां से मनके तथा जौ की प्राप्ति भी, जौ गेहूं के साथ जौ बोई जाती है चारा के लिए, जौ की प्राप्ति भी। राखी गरीबी हरियाणा में स्थित है। राखी गरीबी हरियाणा में स्थित है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है, समझ गए। अब चलते हैं, अगला है कालीबंगा। कालीबंगा को कालीबंगन भी कहते हैं, और यह राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। राजस्थान भारत में है ना। इसकी खोज 1961 में की गई। यहां से ऊंट की हड्डी मिले हैं। जिस तरह से लोथल से घोड़ा का हड्डी मिला है, घोड़ा का अस्थि पंजर मिला, उसी तरह से ऊंट का हड्डी यहां से मिला है। और लकड़ी के हल मिले हैं, कहां से? कालीबंगा से, समझ गया। और कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, बैंगल्स। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी से है। इस स्थल से जूते हुए यानी खेत के साक्ष्य मिले हैं, यानी खेती करने से पहले, बीज बोने से पहले खेत जोता जाता है। तो ये प्रमाण यहां मिला है, कहां से? कालीबंगा से। क्योंकि किसान उस टाइम खेत जोत करके क्या करते थे? खेती करते थे, है ना। किसान उस टाइम खेत जोत करके खेती करते थे। क्लियर। अब देखते हैं कि चनहुद्रो की बात करें प्यारे बच्चों, तो इसकी खोज एनजी मजुमदार ने 1931 में की थी, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। यहां से मनके की दुकान के साक्ष्य, अरे देखो, मनके बनाने के कारखाने कहां मिले हैं और मनके की दुकान कहां मिले हैं, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। यहां मनके का दुकान मिला था, और ये जो है बालाकोट से भी पाकिस्तान में है, तथा बालाकोट भी जो है पाकिस्तान में है, जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर के बारे में हम बता दिए। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख नगर है, ये चीज हम बता दिए, अच्छा तरह से समझ में आ गया। अब चलते हैं अब हम लोग कहां चलते हैं? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर तो हम बता दिए ना, हाँ, चनहुद्रो, बालाकोट, है ना। अब देखो हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार देखो, हड़प्पा सभ्यता कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ है ना। तो यहां देखोगे हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजाकार का है। बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल वो कैसा है? त्रिभुजाकार है, जिसका कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। इसको रट करके याद रखना, है ना। 699 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, यानी इसका एरिया हो जाएगा, समझ गए। अब देखो हड़प्पा सभ्यता के नगरों से प्राप्त वस्तुएं। हड़प्पा सभ्यता के नगर से मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, और इसके आसपास बड़ी उपजाऊ भूमि मिला है, और इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है, बड़े उपजाऊ भूमि मिले हैं। मोहनजोदड़ो से मुहर मिला है, मुहर वगैरह। पुजारी के सिर मिले हैं। कांसे की नर्तकी यानी नाच करता हुआ मूर्ति मिला है। हाथी का कपाल मिला है। गाड़ी के पहिए, हाथी के दांत, तराजू, ये सब चीज मिले हैं मोहनजोदड़ो से, है ना। अब मोहर का काम क्या होता था? मोहर का काम व्यापार करने के लिए किया जाता था, समझ गए। जिस तरह से कोई सामान अगर कोई दूसरे जगह भेजना होता था, तो सामान को पैक करके उस बोरी में पैक करके, उस थैली में पैक करके माटी लेप देता था, मिट्टी लेप देता था, और मिट्टी में मोहर मार देता था। और मोहर मरा हुआ होना चाहिए, मोहर लगा करके वो भेज देता था। और जो रिसीव करता था वो पहले मोहर देखता था कि मोहर का निशान है या नहीं। अगर मोहर का निशान है तो ठीक है, अगर उसको कहीं बीच रास्ते में खोला गया है तो जाहिर सी बात है वो मिट्टी टूट जाएगा, मतलब मोहर का निशान खत्म हो जाएगा। तो मोहर को व्यापार में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता था, है ना। तो मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े और मेसोपोटामिया की मोहरें मिले हैं। मेसोपोटामिया का मोहर यहाँ मिला है ना। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है, तथा सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी प्रसिद्ध शहर मोहनजोदड़ो है। अगर आपको पूछेंगे हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, होगा ना। अगर हम आपको पूछते हैं कि भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में, तो राजस्थान आप बताइएगा। तो उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये मोहनजोदड़ो था, ठीक है। विशाल स्नानघर जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। स्नानघर का मतलब होता है नहाने का घर, है ना। पानी वगैरह रहता है, हौज वगैरह रहता है, नहाने का घर, जिसको स्विमिंग पूल कहते हैं आज हम लोग। तो विशाल स्नानघर कहां मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब चलते हैं बनावली। बनावली से क्या क्या मिले हैं? तो यहां से अंगूठी मिला है, कान की बालियां मिली है, मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, मछली पकड़ने के कांटे और बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। दूसरा है कालीबंगन, यहां से बेलनाकार मोहर मिला है।
अग्निकुंड मिला है, बैल की मूर्ति मिली है, लकड़ी की नाली, ये सब चीज मिला है कालीबंगा से। हड़प्पा, यहां से स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, ये जो है ना आपको पूछा जाएगा, यानी स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति कहां से मिला है, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति कहां से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। यानी यहां से स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है। तांबे की मोहर मिला है, मुखौटा मिला है, मुखौटा मतलब आदमी का जो मुखौटा होता है, जौ गेहूं की भूसी, मटर, तिल और ये सब चीज के प्रमाण यहां मिले हैं। चंद हुदरों से क्या मिले हैं, तो यहां से मनके बनाने का कारखाना, पीतल का बत्तख, तराजू और बैलगाड़ी सब मिले हैं। लोथल जो गुजरात में है, यहां से क्या मिले हैं, तो यहां से आटा पीसने वाली चक्की, बकरी का हड्डी है ना, बकरी पालते थे यहाँ के लोग, धान और बाजरे की खेती का प्रमाण, और साथ ही साथ फारस की मोहर, यानी फारस, फारस मतलब दजला फराज जो है, फारस फरसेन जो कंट्री है उसका मोहर यहां मिला है। समझ गए, तो ये सारी चीज कौन वस्तु कहां से प्राप्त हुए, वो सब चीज आप लोगों को याद रखना। समझ गए, अब हम आपको यहां बता दिए मेन कि आपको हड़प्पा सभ्यता के नगर से कौन कहां से क्या मिले हैं, ये सब चीज अगर पूछेगा तो आपको आराम से लिखना है, आराम से इसको आप बता सकते हैं। समझ गए, अब देखते हैं प्यारे बच्चों हड़प्पा सभ्यता की सीमा, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है किधर कितना फैला हुआ है वो चीज अब देख लो, है ना। अब ये है हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु को बना दिया सैंधव, यानी सिंधु मतलब सिंधु सभ्यता इसलिए नाम पड़ा क्योंकि सिंधु नदी के किनारे है, इसको सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। तो सिंधु सभ्यता का उत्तर में जो है, उत्तरी सीमा में मांडा कहते हैं, मांडा जगह आता है जो जम्मू कश्मीर है, उत्तर में जम्मू कश्मीर आता है और अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र आता है। समझ गए, और अगर देखा जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में भारत आता है, भारत का दैमाबाद जिसको जो महाराष्ट्र में आता है। उत्तर में जम्मू कश्मीर और अफगानिस्तान का क्षेत्र आता है, भारत में महाराष्ट्र, जो महाराष्ट्र है जहां शिंदे की सरकार है अभी, आप जानते हैं, उद्धव ठाकरे जो मतलब शिवसेना जो जहां है वो चीज आप जानते हैं, वो महाराष्ट्र दक्षिण में है। और पूरब में उत्तर प्रदेश है ना, जहां अभी बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश, और ये पूर्वी सीमा में आता है जो आलमगीरपुर तक आता है, आलमगीरपुर यूपी में आता है। समझ गए, और पश्चिम में बलूचिस्तान तक, बलूचिस्तान पाकिस्तान का है, बलूचिस्तान यानी मैंने बताया बलूचिस्तान तक जो सुत्का गेंडोर तक जाता है, सुत्का गेंडोर तक। समझ गए, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है। समझ गए, पश्चिमी छोर इसका बलूचिस्तान तक जाता है, पूर्वी छोर इसका यूपी में आता है, दक्षिणी छोर महाराष्ट्र तक जाता है, और उत्तरी छोर जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान तक चले जाता है। तो ये चौहद्दी है, यानी हड़प्पा सभ्यता की सीमा है, ये सब चीज आपको याद रखनी है। क्लियर, अब चलते हैं प्यारे बच्चों नगरीय योजना और विन्यास। नगरीय योजना और विन्यास, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक बहुत बड़ा नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा संस्कृति की सर्वप्रथम विशेषता इसका नगर नियोजन है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में पूर्व तथा पश्चिम में 2 टीले मिले हैं। जब इसको टीला किसको कहेंगे, देखो टीला, ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आप नहीं समझते होंगे, मैं आपको बता रहा हूं, टीला कहां गया भाई, है ना, 2 टीले मिले हैं। देखो जब बस्ती वगैरह बनता है, जब बस्ती है, तो बस्ती जब टूट के चला जाएगा, घर द्वार वहां का आबादी चल जाएगा, हट जाएगा, तो वहां जो मिट्टी वगैरह है, जब मतलब जब घर बनता है तो मिट्टी वगैरह रहता है, तो वह मिट्टी पुराना हो जाता है, और वही होता है टीला। समझ गए, जब कोई आबादी कहीं से चले जाता है घर द्वार तोड़ करके, तो उसकी जो मतलब जमीन होती है, जो जमीन का मिट्टी वगैरह होता है, घर द्वार का मिट्टी ऊपर ऊपर होता है, जिसमें रूम वगैरह बना रहता है घर का, तो सब मिट्टी क्या बन जाता है, टीला बन जाता है, एकदम पहाड़ जैसा बन जाता है टीला, तो उसी को कहते हैं टीला। समझ गए, और मोहनजोदड़ो में समतल और चौड़ी सड़कें मिली है, ये खुदाई के बाद पता चला है। यहाँ की मुख्य सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थी, और जिसे राजपथ भी कहा जाते थे, है ना। और हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनते थे उसका मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला होता था, है ना, मुख्य द्वार सड़क की ओर खुला होता था। जल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण सरकार एक दूसरे को समकोण पर, मतलब जो है सरकार नहीं होगा, सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिससे नगर कई खंडों में बढ़ जाते थे। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा जाता है, जिसको ग्रिड पद्धति भी कहते हैं। अन्न भंडारों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों की प्रमुख विशेषता है, क्योंकि लोग क्या करते थे, खेती करते थे, क्योंकि मुख्य जो मतलब आय का जो माध्यम था, इनकम का जो सोर्स था वो खेती था। और खेती करके वो लोग क्या करते थे, मतलब अपना अनाज वगैरह इकट्ठा करते थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश भवनों में निजी कुएं वो स्नानघर होते थे। अधिकांश भवन में मोहनजोदड़ो में खुद का घर का अलग अलग, जिस तरह हर घर में ट्यूबवेल है ना, हर घर में हैंडपंप है, पानी का सुविधा है गांव देहात में, उसी तरह से हर घर में कुआं है, कुआं पाया गया था मोहनजोदड़ो में, और निजी भवन में कुआं और स्नानघर पाए गए थे। गली की नालियों को मुख्य सड़कों के दोनों तरफ बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था, ताकि घर में जो पानी वगैरह प्रयोग हो वो बह करके नाली में चला जाए। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रणाली, ये देखो हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रणाली। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सबसे पहले कपास की खेती की शुरुआत की थी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा,
ऑब्जेक्टिव नोट कर लो। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो सिंधु सभ्यता के लोग सबसे पहले किसका खेती करने लगे? कपास का खेती करने लगे। और आज भी कपास मेन है ना, वो क्षेत्र में कपास मेन है। यूनानियों ने कपास को सिंडन कहा, जो सिंध का ही यूनानी रूप था, है ना। कपास को वो सिंडन कहता था, सिंडन, समझ गए, सिंडन कहता था। हड़प्पाई सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? कृषि था। और अभी भी हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान है। अभी भी भारत देश क्या है? कृषि प्रधान है, समझ गए। तो ये चीज है। अब देखो सिंचाई कैसे करते थे? तो सिंचाई हड़प्पावासी जलाशय, कुआं और नहरों द्वारा सिंचाई करते थे। अफगानिस्तान के शोरतुगई से नहरों के अवशेष मिले हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, मैंने आपको बताया कि अफगानिस्तान का भी कुछ क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता में आता है। तो जब वहां खुदाई किया गया तो वहां के नहर का साक्ष्य मिला है। शोरतुगई जगह का नाम है, तो नहर का साक्ष्य मिला है। ये जो नहर है कहां था? हड़प्पा सभ्यता में सम्मिलित था। क्लियर? तो ये सारी चीजें समझ गए। अब देखते हैं अगला पॉइंट की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अब ये कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ये मैंने बताया कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता का, अब नहीं समझोगे, है ना, अब नहीं समझोगे ना, हम बता रहे हैं। देखो यहां तो मैंने बताया, यहां मैंने क्या बताया था, देखो यहां जो है वह काल आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ये देखो आद्य ऐतिहासिक काल वह काल जिसमें लिखित साक्ष्य के उपलब्ध मिले हैं लेकिन अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और इसी काल को कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन कहा जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल यानी सिंधु सभ्यता के इतिहास को आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, मतलब कांस्ययुगीन सभ्यता में रखा गया। ये चीज पहले ही बता दिए थे, इसलिए सारा चीज को समझते चलो, समझ गए। ये चीज हम पहले ही हर एक काल को डिफाइन करके एक एक करके हम समझा दिए। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब चलते हैं, हम लोग कहां थे? कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, ये चीज हमको बता दिया, है ना। यहाँ थी। अब नेक्स्ट पॉइंट कहां हम लोग का, है ना, नेक्स्ट पॉइंट कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, यहां थे, समझ गए। अब देखो लोथल और रंगपुर से बाजार की खेती के साक्ष्य मिले हैं। बाजरा की खेती, बाजरा आप जानते हैं मोटे अनाज है। हड़प्पा के लोग पशुपालन भी करते थे, गाय, बैल, भेड़, बकरी, ऊंट वगैरह ये सब पालते थे। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव और पशु की मूर्ति बनाने में किया जाता था। वो लोग मूर्ति वगैरह बनाते थे, है ना, हड़प्पा के लोग मूर्ति बनाने में किया जाता था। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधित उपकरण, अस्त्र, है ना, बर्तन, कड़ाही ये सब मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे, क्योंकि मैंने बताया मेन शहर क्या था हड़प्पा का? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था, है ना। यह धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था, यानी उस टाइम मुद्रा प्रणाली नहीं था। विनिमय था, विनिमय यानी विनिमय प्रणाली था, है ना। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली मौजूद थी। ये सारी चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो प्यारे बच्चों, तो यहां तो है। अब आपको बांट के बारे में जो हम पढ़ाएंगे तो बांट के बारे में आपका पार्ट 2 में होगा, तो यहां आपका पार्ट 2 होगा। तो ये आपका पार्ट 1 रहा। अब मैं आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट करता हूं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरा ये रहेगा कि जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके ऑल पर प्रेस कर लीजिए और जम करके क्लास को इसको शेयर कीजिए, क्योंकि पहला चैप्टर है तो प्लीज आप लोग शेयर कीजिएगा। और सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए दबा करके। और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एप्लीकेशन को जो अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और बैच को ज्वाइन कीजिए। बैच में आपका लाइव टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लास, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, गेस्ट क्वेश्चन, थ्योरी नोट्स, सब्जेक्टिव नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, सारा चीज वहां मिलेगा। और अच्छा नंबर लाने के लिए ये सारा चीज मिलना आपको बहुत जरूरी है। ये सब चीज अगर आपके पास नहीं है तो कहीं ना कहीं तैयारी करने में बहुत दिक्कत होगा, और आप जो सपना लेके चल रहे हैं 450 प्लस का, वो कहीं ना कहीं उसको पाने के लिए और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा अकेले आपको। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी और जबरदस्त बन जाती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि हाँ अब बेस्ट तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, यहां तक क्लास को देखने के लिए। अब ये पार्ट 1 यहां तक रहा, और पार्ट 2 में हम बांट के बारे में पढ़ाएंगे, और इसमें जो है 12 या 13 टॉपिक है, 12-13 टॉपिक, छोटा छोटा टॉपिक है, उसको हम लोग कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू टू प्यारे बच्चों, लव यू टू। अब क्लास कैसी लगी तो इसके बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे कि सर क्लास कैसी लगी, नहीं लगी, इसके बारे में आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक का हम वेट करते हैं। आपके फीडबैक से हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, कि आप लोग किस तरह से फीडबैक दे रहे हैं, एक मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू टू। एक प्यारा सा कमेंट करके जाना। थैंक यू सो मच, लव यू टू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।